स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2025-26 में सीजी व्यापम द्वारा आयोजित जितने भी एग्ज़ाम है जहां पर जो है इंडिया का जीके क्वेश्चन में था वो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो है हम लोग जो बना रहे हैं ये हमारे सीरीज़ का जो है इंडियन जीके का सेकेंड पार्ट है। इसका पहले पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब वो जो है जाकर हमारे चैनल में जो है पहले पार्ट को भी देख सकते हैं, जहाँ पर हमने लगभग 30 से 35 क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज लगभग हम लोग 40-50 क्वेश्चन जो है डिस्कस जो है इसमें करने वाले हैं। ठीक है, इसका टेलीग्राम ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे थे कि टेलीग्राम में वीडियो मतलब पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है करके, तो ये पार्ट 2 जैसे ही अपलोड हो जाएगा इसमें जो है आंसर हाईलाइट करके जो है आपको टेलीग्राम में हमारे जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट के और वीडियोस चाहिए कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए अवेलेबल जो है करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का हमारे लिए, खापरखेड़ा ताप विद्युत संयंत्र खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो खापरखेड़ा जो है आपका ताप विद्युत संयंत्र ये आपका कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में जो है स्थित है। और महाराष्ट्र में भी कौन से ज़िले में अगर पूछेगा तो ये जो है आपका नागपुर ज़िले में जो है क्या है ये स्थित है। ठीक, और यहाँ पर जो है क्या किया जाता है? विद्युत उत्पादन का कार्य जो है किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हिमालय का कौन सा दर्रा तीर्थार्थियों द्वारा कैलाश मानसरोवर जाने हेतु उपयोग में लाया जाता है? ठीक, देखिए हमारे यहाँ जो है भारत में जो है चाहे हम लोग उत्तर भारत की बात करें चाहे जो है हम लोग पश्चिमी भारत की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे का मतलब क्या होता है? देखिए दो बड़े बड़े पहाड़ अगर हैं इस तरीके से, ठीक है, अगर दो बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये दो बड़े बड़े पहाड़ के बीच में यहाँ पर संकरा जो समतल रास्ता जो गुजरता है ना, इसी को दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में बहुत सारे दर्रे हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारा दर्रा है, केरल में बहुत सारे दर्रे हैं। ठीक, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, उसी तरीके से जो है मुलिंग, मनाला, नितिला, दीपुलेख ये सब जो है आपको सिक्किम तरफ भी जो है देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमालय का कौन सा दर्रा तीर्थार्थियों द्वारा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? देखिए यहाँ पर जो है मंगसाधुरा जो दर्रा है इसको पार करके जो है लोग क्या करते हैं, वो क्या आपका मानसरोवर यात्रा करने के लिए जो है जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो मंगसाधुरा है इसके अलावा जो एक और फेमस है जिसका नाम है लिपुलेख दर्रा, ये दोनों लेख दर्रा से जो है क्या किया जाता है, पार करके जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए जो है जाया जाता है। ठीक है, तो मंगसाधुरा दर्रा या फिर लिपुलेख दर्रा याद रखिएगा। ठीक, और ये कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में जो है स्थित है। ठीक, अब इसे बाकी के बारे में देख लेते हैं। जैसे मेंढका दर्रा, ये जो मेंढका दर्रा है ये आपका जो है लद्दाख और चीन को जो है क्या करता है, जोड़ने का काम जो है करता है, या हम बोल सकते हैं कि लद्दाख से चीन जाने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए जो बनिहाल दर्रा है, ये बनिहाल दर्रा आपका जम्मू को क्या करता है, कश्मीर से जो है जोड़ता है। ठीक, किसको जोड़ता है? जम्मू को कश्मीर से जो है जोड़ता है ये दर्रा। ठीक है, और इसी पर जो है आपका बहुत ही फेमस जो है क्या है, जवाहर सुरंग है। ठीक है, जवाहर सुरंग, और यहीं से जो है नेशनल हाईवे नंबर 1 ये जो है गुजरती है, NH1। ठीक, जोजिला दर्रा जो है, ये जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? ये जोजिला दर्रा जो है आपका श्रीनगर को जो है क्या करता है, कारगिल से जो है जोड़ता है। ठीक, तो ये हो गए आपके क्या बोलते हैं चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कशन। या तो आप कारगिल लिख लीजिए, इसके आगे जो है लेह भी लिख सकते हैं, लेह को भी क्या करता है, ये जोड़ता है। ठीक, तो ये सारे दर्रे हो गए जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कौन सा पेड़ हिमालय क्षेत्र में नहीं मिलता है? देवदार, चीड़, स्प्रूस या महोगनी? देखिए इसमें से जो महोगनी है, ठीक, ये आपका जो है उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में आता है। ठीक, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं उस पर आता है ये। तो ये महोगनी जो है ये आपका याद रखिएगा, ये हिमालय में जो है नहीं पाया जाता है, ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक, जो कि आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पश्चिमी घाट में आपको देखने को जो है मिलेगा। बाकी देवदार हो गया, चीड़ हो गया, ये सप्रूस हो गया, ये शंकुधारी है। शंकुधारी मतलब इनका जो पत्ता का जो नोक होता है वो क्या होता है, नुकीला होता है। मतलब इस तरीके से पत्ते का नोक जो है क्या होगा, आपका नुकीला होता है। ठीक है, तो ये सब आपको हिमालय में देखने को मिलेंगे। महोगनी जो है आपको हिमालय में जो है देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कौन से नगर पारंपरिक साड़ी या कपड़ा उद्योग के लिए क्या है, फेमस है। ठीक, तो देखिए कांचीपुरम फेमस है, चंदेरी फेमस है और मैसूर फेमस है। ठीक है, कांचीपुरम जो है ये आपका कौन से राज्य में स्थित है अगर पूछा जाएगा तो कांचीपुरम जो है तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ पर जो है कांजीवरम रेशम की साड़ी बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। ठीक, कांजीवरम रेशम साड़ी जो महिलाएं हैं वो जानती होंगी, बहुत फेमस है ये साड़ी। ठीक, उसके बाद जो चंदेरी है, ये चंदेरी आपका स्थित है मध्य प्रदेश में और यहाँ पर जो है चंदेरी कॉटन का साड़ी जो है फेमस है। ठीक, यहाँ याद रखिएगा चंदेरी कॉटन साड़ी यहाँ की जो है फेमस है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैसूर, मैसूर जो है ये आपको पता है कि कहाँ है, ये आज का वर्तमान कर्नाटक में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका मैसूर सिल्क साड़ी जो है क्या है, फेमस है। मैसूर सिल्क साड़ी, ये 3 जगह का जो है क्या है, फेमस है। ठीक है, ये आपका जो करनाल है, ये करनाल जो है आपका एग्रीकल्चर के लिए जो है यहाँ पर क्या है, ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो है आपका नेशनल डेयरी और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर स्थित है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर जो है आपको बासमती चावल हो गया या एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों के लिए जो है करनाल आपका फेमस है। तो 1, 2 और 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत्न कंपनी जो है नहीं है। देखिए जो राज्य सरकार होती है ना, वो सार्वजनिक उपक्रम की जो कंपनियां होती हैं जिसको हम लोग PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड करती है उसके रेवेन्यू, उनके प्रॉफिट और उनके टर्नओवर के आधार पर। तो ये 3 तरीके की जो है कंपनी जो है हमारे भारत में बनाई गई हैं। एक तो है जिसको हम लोग बोलते हैं महारत्न कंपनी, उसके बाद एक को बोलते हैं नवरत्न कंपनी और तीसरा को हम लोग बोलते हैं मिनी रत्न कंपनी। ठीक है, ये 3 तरीके की कंपनी जो है हमारी सरकार जो है PSU के कंपनीज को जो है क्या करती है, उसमें कैटेगराइज जो है करती है। ठीक है, तो इसमें देखिए बोल रहा है कि कौन महारत्न नहीं है। देखिए जो गेल है ये आपका महारत्न कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड भी आपका महारत्न कंपनी है, सेल जिसके तहत जो है हमारा भिलाई का स्टील प्लांट है ये भी उसका जो है आपका महारत्न कंपनी है। लेकिन ये जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये आपका महारत्न कंपनी नहीं है, ये तीसरे में आता है। कौन से तीसरे में आता है, ये एक प्रकार का जो है मिनी रत्न श्रेणी का जो है क्या है, कंपनी है। ठीक है, तो आप बाकी ऊपर के तीनों जो है क्या है, महारत्न है और ये वाला जो है आपका मिनी रत्न है। चलिए थोड़ा सा मेहनत करिए। देखिए अभी वर्तमान में 2026 अगस्त में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है, नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है और मिनी रत्न कंपनी की संख्या जो है कितनी है, इसको एक बार जो है आप कमेंट करके खोज के बताइएगा। ठीक है, इससे आपका 1-2 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाएगा इसी क्वेश्चन के बहाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना अवकाश कौन से वर्षों में था। तो पहले तो देखिए योजना अवकाश क्या है। देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में तो हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो उस गरीबी को मिटाने के लिए जो है जिस तरीके से रूस में उस समय पंचवर्षीय योजना चलता था, उसी मॉडल पर हमारे भारत में भी जो है पंचवर्षीय योजना लाई गई। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि हम 5 साल में जो है क्या करेंगे, किसी एक क्षेत्र पर जो है टारगेट करेंगे और उस पर जो है ग्रोथ करेंगे। तो जैसे पहली पंचवर्षीय योजना जो लाई गई थी उसका जो समय था 1951 से लेकर 1956 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर 1961 तक था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर 1960 तक ही जाता है, 66 तक जाता है, लेकिन इसका ओरिजिनल डेट जो रहता है वो 1967 के आसपास के लास्ट तक रहता है। लेकिन इसी समय क्या होता है, ये जो पीरियड है तीसरा वाला, ये बहुत खतरनाक पीरियड था हमारे इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 1962 में जो है भारत का युद्ध होता है किसके साथ, 1962 में चीन के साथ होता है। फिर उसके बाद 1965 में जो है किसके साथ होता है, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो जाता है लगातार। और फिर इसी समय जो है क्या होता है 1965-66 के आसपास जो है हमारे भारत में जो है सूखा पड़ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है एक ड्रास्टिकल कंडीशन जो हो जाती है, जिसके कारण से ये योजना बहुत बुरी तरीके से तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या होती है, फेल हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसको टाल दिया जाता है और कुछ समय के लिए जो है एक साल के प्लान लाए जाते हैं और उसका डेट रहता है 1966 से लेकर 1969 तक। इसको कहा जाता है आपका
योजना अवकाश जो है कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पंचवर्षीय योजना की जगह एक वर्षीय योजना जो है चलाई गई थी। और मैंने उसका कारण बता दिया। 1961 से लेकर 66 के बीच में 3-4 बहुत प्रमुख घटनाएं हो जाती हैं। चीन के साथ युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध और सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण से हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा जाती है। तो उस समय जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है 66-67 के आसपास, और वो फिर क्या करती हैं, ये जो पंचवर्षीय योजना है इसको कुछ दिन के लिए ब्रेक में डाल देती हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका जो डेट मैंने बता दिया था 1951 से लेकर 56 तक है, किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया था। देखिए, हर पंचवर्षीय योजना को जो है किसी न किसी एक फील्ड को टारगेट करके जो है बनाया गया था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो पहला मॉडल है ये किसके बेसिस पर बनाया गया था। तो जो पहला पंचवर्षीय योजना है इसको कहा जाता है हेराल्ड डोमर मॉडल जो है कहा जाता है। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना में जो है, क्योंकि सबसे पहले आदमी को क्या चाहिए, रोटी चाहिए, मतलब सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर थी और सिंचाई पर जो है फेमस थी। क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ ना, तो हमारे यहाँ इतना चावल या इतना ग्रेन्स नहीं था कि हम लोग जो है क्या कर सकें, अपने यहाँ की जनता को जो है खाना खिला सके 3 टाइम का। उस समय जो है अमेरिका जो है एक प्रोग्राम चलाता था PL 400 करके। ठीक है, और वो क्या करता था, भारत जैसे जो गरीब देश थे उस समय के, अपने यहाँ के सड़े गड़े अनाजों को जो है क्या करता था, जहाज़ों में भर भर के भेजता था। तो हमारे भारत में भी PL 400 प्रोग्राम के तहत जो है चावल आता था, और उसी सड़े गले जो खाने लायक भी नहीं रहता था उसको हमारे आम जनता में जो है बांटा जाता था। तो उस समय के हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने सोचा कि हम लोग इस तरीके से किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि उस समय भी हमारे देश की जो आबादी है वो पाकिस्तान से अलग होने के बाद लगभग 40 से 45 करोड़ की आबादी रही होगी। तो 40 से 45 करोड़ की आबादी को हम लोग अगर खाना नहीं खिला पा रहे हैं तो इन फ्यूचर तो आबादी तो बढ़ने ही वाली है, तो फिर कैसे होगी करके जो है पंचवर्षीय योजना जो थी, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि को टारगेट करके बनाई गई थी। और इसमें हम लोगों ने जितना लक्ष्य रखा था ना, उससे ज़्यादा हमने अचीव किया था। फिर जो दूसरा मॉडल था या दूसरा पंचवर्षीय योजना था, उसमें हमने भारी उद्योगों पर ध्यान दिया था, क्योंकि पेट का समस्या खत्म हो गया। अब जब पेट का समस्या खत्म हो गया तो रोजगार भी तो चाहिए ना, सिर्फ खाना ही तो नहीं होता, इसके अलावा जीवन में बहुत सारी चीज़ें और ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा वाला जो है उद्योग पर जो है क्या था, आपका डेडिकेटेड था। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो बनाया था उसका नाम है, इसमें नहीं दिया, देखिए, PC महालनोबिस, याद रखिएगा, PC महालनोबिस। पूछता है कई बार, पहला जो है किस पर जो है, पहला मॉडल जो है किस पर बेस्ड था, दूसरा मॉडल जो है किस पर बेस्ड था करके। तो पहला जो है आपका हेराल्ड डोमल पर था और दूसरा जो है PC महालनोबिस पर जो है बेस्ड था। पहला वाला कृषि को टारगेट किया गया था, दूसरे वाले में जो है भारी उद्योगों पर जो है क्या किया गया था, टारगेट जो है किया गया था। ठीक है, और पहला और दूसरा बहुत सक्सेसफुल रहा था। तीसरा वाला जो है ये युद्ध के कारण बहुत बुरी तरीके से हम लोग का पंचवर्षीय योजना फेल हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में महिला जनसंख्या की कमी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। राजनीतिक कारण है क्या, नहीं है। आर्थिक कारण है क्या, नहीं है। सामाजिक कारण और अंधविश्वास ये दोनों हो सकता है, लेकिन अंधविश्वास छोटा शब्द है और सामाजिक कारक जो है बड़ा बृहद शब्द है। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, आपका सामाजिक कारक जो है हो जाएगा। अंधविश्वास कैसे, जैसे किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी, पहले तो लोग अछूत समझते थे, उस घर में जो है मतलब पैदा हो गए तो उसको मार देते थे, क्योंकि लड़की हो गई मतलब उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा करके, इस तरीके का अंधविश्वास होता था। तो इससे बड़ा शब्द जो है सामाजिक कारक है, इसको हमको लेना है क्योंकि सामाजिक कारक बड़ा है। ठीक है, जैसे पितृसत्तात्मक सोच है, पहला जो बच्चा हो वो क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, वंश को आगे बढ़ाएगा। दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, ये सब टर्म इसके अंदर में आएंगे, इसलिए ये बृहद शब्द है। इसका आंसर हम लोगों को जो है सामाजिक कारक जो है लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य स्थापित किए हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन ने जो है 17 टारगेट रखे हैं, जिसको 2030 तक क्या करना है, पूरा करना। जैसे गरीबी को हटाना, भूखमरी को हटाना, इस तरीके से 17 टारगेट जो है 2015 में जो है यूनाइटेड नेशन में जो है रखा गया है। ठीक है जी, और इसका पूरा करने का जो डेट है वो कितना है, 2030 है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक, ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ, जो कि PSC ने लिया था, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि जो है आपका नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी करके, क्योंकि नाबार्ड का ही जो है फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की जो स्थापना है ये हुआ था आपका 12
जुलाई 1982 को जो है हुआ था। ठीक है, और इसके जो मतलब इसकी स्थापना जो है एक कमेटी बनाई गई थी स्थापना से पूर्व, जिसका नाम है बी शिवरामन समिति। ठीक, बी शिवरामन समिति, इसी के सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड की जो है स्थापना की गई थी। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय किया गया था, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उस समय जो है किया गया था 1982। और स्पेशली ये 12 जुलाई वाले डेट को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं में गोला मार लेते हैं। देखिए, रबी फसल चावल भाई गलत है, आपका चावल रबी फसल में भी उगता है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है आपका जो है जो चावल है ये आपका खरीफ फसल में आता है। खरीफ में उत्पादन जो है ज़्यादा होता है, रबी में उत्पादन वहीं पर हो पाता है जहाँ पानी की उपलब्धता होती है। तो पहला ही गलत है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। मक्का एक खरीफ फसल है, तरबूज जायद फसल है, कपास जो है नकदी फसल है, ये सब जो है सही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लीजिएगा कौन रबी फसल के अंतर्गत आता है, कौन खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग व्यापार संतुलन। ठीक, आयात जितना हुआ उतना निर्यात हुआ, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इसको कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, मुद्रास्फीति से निश्चित आय वर्ग को होता है। देखिए पहले तो समझिए मुद्रास्फीति क्या होता है। जब किसी भी चीज़ की जो कीमत है वो लगातार क्या होते रहती है, बढ़ते रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। और मुद्रास्फीति में कीमत तो बढ़ती है, लेकिन आपके जो नोट हैं, आपकी जो करेंसी है, उसकी क्रय करने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मुद्रास्फीति बहुत कम है, तो पहले जो है 100 रुपये में जो है 5 किलो टमाटर आ जाता था। ठीक है, अब जाते थे मार्केट, 100 रुपये पकड़ कर जाते थे और 5 किलो टमाटर अपने घर के लिए लेकर आते थे। जैसे ही मुद्रास्फीति होगा तो इसकी कीमत जो है मान लेते हैं कि अभी आपके पास 100 रुपये ही है, तो 100 रुपये ही है आपके पास, लेकिन पहले जहां आपको 100 रुपये में जो है 5 किलो टमाटर मिलता था, अब आपको कितना मिल रहा है, 3 किलो ही प्याज मिल रहा है। मतलब आपके 100 रुपये की जो कैपेसिटी है या उसकी जो कीमत है वो कम हुई कि नहीं। पहले वही 100 रुपये आपको 5 किलो टमाटर देता था, और मुद्रास्फीति होने के बाद वही टमाटर मतलब वही 100 रुपये आपको 3 किलो टमाटर दे रहा है। इसी को मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है, देखिए कि मुद्रास्फीति से जो निश्चित आय है, मतलब जिसका आय फिक्स है, जिसका महीने का सैलरी फिक्स है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो इनको क्या होगा, आपको पूछ रहा है कि फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। तो आप खुद सोचो, जिसका आय निश्चित है, मान लेते हैं कि किसी एक परिवार में जो है 10,000 रुपये मंथली सैलरी वो फिक्स है, और उसी 10,000 में उसके पूरे घर को चलाना है। तो पहले जो है 100 रुपये लेकर जाता था, 5 किलो टमाटर लेकर आता था, और ये एक हफ्ता चल जाता था। लेकिन अब एक हफ्ता तो चलाना है, अब ऐसा तो नहीं बोलोगे घर वाले को, बेटा या बेटी महंगाई बढ़ गई है तो टमाटर कम खाना, चावल कम खाना। भाई पेट की डिमांड है, पेट तो भरना पड़ेगा ना। तो पहले 5 किलो से हफ्ता चलता था, अब 100 रुपये में 3 किलो ही आ रहे, तो 4 ही दिन चलेगा, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए और खर्च करना पड़ेगा। मतलब इससे आपका क्या होगा, नुकसान होगा। समझ में आया, नुकसान होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और यहाँ पर जो है एक और चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो है निश्चित आय वालों का नुकसान होता है, लेकिन जो ऋणी व्यक्ति होता है, जो किसी से पैसा उधार लिए रहता है, ऋणी को जो है इससे क्या होता है, फ़ायदा होता है। ऋणी को फ़ायदा कैसे होता है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने जो है 2020 में जो है 1 लाख रुपए जो है उधार लिया था, तो 2020 में 1 लाख रुपए से कितने सारे सामान खरीदे जा सकते थे, लेकिन 2025 तक आते आते इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जिससे 1 लाख रुपए लिया था उसी को जो है 1 लाख रुपए वापस कर दिया। तो मुझे बताइए, जो 1 लाख रुपए 2020 में उसकी कीमत थी, 2025 में 1 लाख रुपए की उतना ही कीमत रहेगा क्या, नहीं रहेगा। 1 लाख रुपए में 2020 में बहुत सारे सामान आ सकते थे, लेकिन 2025-26 में उसी 1 लाख रुपए से जो है बहुत सारे सामान नहीं आ सकते। तो इसीलिए जो है जो पैसा लौटा रहा है ना, उसके लिए फ़ायदेमंद है। क्यों, क्योंकि उसने जो है उस 1 लाख रुपए से 2020 में बहुत सारे सामान खरीदे थे, लेकिन 2025 में जो है जब वो 1 लाख रुपए लौटा रहा है, तो जो पैसा दिया था वो उतना सामान खरीद सकता है क्या, नहीं खरीद सकता। तो याद रखना, मुद्रास्फीति में जो पैसा लेने वाला जो व्यक्ति रहता है उसको फायदा होता है, देने वाले को नुकसान होता है, और निश्चित आय वर्ग वालों को भी नुकसान जो है होता है। ठीक है, किसी दिन जो है हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्फ्लेशन जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है आरबीआई वगैरह, या किस तरीके से जो है रेपो रेट, रिवर्स रेट जो है किस तरीके से जो है काम करते हैं, कभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए,
2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक जो है साक्षरता दर है? अगर देखो सबसे पहले अगर राज्य पूछेगा तो याद रखना राज्य में जो है आपका केरल है, वहां पर जो है 95% के आसपास जो है साक्षरता दर है। नहीं 91% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी वह पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला है या बन गया है शायद, जहां तक है उल्लास कार्यक्रम के तहत। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा कि उल्लास कार्यक्रम के तहत जो है अभी तक हमारे भारत में जो है 10 जो राज्य हैं वो पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके हैं। तो सबसे पहला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा मिजोरम है। ठीक है, सबसे पहला जो राज्य है मिजोरम, फिर जम्मू कश्मीर, गोवा, ये सब जो पूर्ण साक्षर राज्य बन गए हैं। तो इसका भी क्रम एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैं करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा एग्जाम से 1 हफ्ते या 10 दिन पहले, जहाँ पर ये सारी बातें वहाँ पर रहेंगे, डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, डिटेल में। तो 2011 के अनुसार जो बोल रहा है जिला पूछ रहा है, राज्य पूछता तो केरल जो है आप आंख मूंद कर मान सकते थे, लेकिन जिला पूछ रहा है तो याद रखिएगा जो सिरछिप जिला है जो कि मिजोरम में आता है, ये आपका 97.91% जो है साक्षर है। ठीक, ये जो आइजोल है मिजोरम ये दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर जो साक्षरता दर है ये 97.89 है, 0.02% ही पीछे है। ठीक है, ये जो अलीराजपुर है मध्य प्रदेश, ये भारत का सबसे न्यूनतम साक्षर वाला जिला है। यहाँ की साक्षरता दर जो है मान लो 36.10% ही है। और हमारे छत्तीसगढ़ का बीजापुर जो है ये भी हमारा कम साक्षरता वाला है। यहाँ पर 2011 की साक्षर जनगणना के अनुसार 40.86% ही जो है क्या है साक्षरता है। ठीक, तो याद रखिएगा सिरछिप 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत निम्न में से किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब देखिए ये जो है आपका IMF है एक, और एक है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक, ये दोनों जो है फेमस है, याद रखिएगा। तो अभी पूछ रहा है हमसे IMF का सदस्य जो है कब बना था? तो भारत जो है 1945 में जो है क्या बना था? IMF का सदस्य जो है बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय राज्यों के शासकों को स्वीकृत मान्यता को जब्त कर लिया गया और प्रिवी पर्स का उन्मूलन किया गया? देखिए ये जो प्रिवी पर्स है ये क्या हुआ, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय के जितने भी राजा महाराजा लोग थे, जो रियासत के जो प्रमुख थे, उनसे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और के मेनन मिलते हैं और उनको भारत में शामिल होने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो भारत में शामिल होने के लिए बोलते हैं तो उनको ये प्रॉमिस किया गया रहता है कि आपको जो है एक निश्चित वेतन या निश्चित सैलरी जो है आपको क्या करता रहेगा, भारत सरकार देता रहेगा करके। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो देखती हैं कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है करके, क्योंकि लगभग 550 से ज़्यादा रियासतें थी, तो सबको सैलरी देना राजा महाराजा को जो है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। तो इंदिरा गांधी ने जो है एक संविधान संशोधन लेकर आया जिसका नाम है 26वां संविधान संशोधन। और इस 26वां संविधान संशोधन के तहत जो है उन्होंने क्या किया, जो राजा महाराजा जो होते थे जिनको विशेष पेंशन या सैलरी मिलता था, जिसको इंग्लिश में जो है प्रिवी पर्स बोलते थे, राज भत्ता बोलते थे। ठीक है, इसको जो है क्या किया उन्होंने खत्म कर दिया था। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ये संविधान संशोधन लाया गया था 1971 में। ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा जो है विरोध हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां संविधान संशोधन जो है ये आपका जो है मूल अधिकारों से जो है संशोधन से संबंधित है। यहाँ पर जो है एक बहुत ही फेमस है, एक है 42वां और एक है 44वां। ये दोनों संविधान संशोधन के बारे में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी संविधान, क्योंकि ये जो है एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है 42वां जिसके तहत हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है ना कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य बनाने, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये जो है इसमें पहली बार संशोधन किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, और इंदिरा गांधी और उस समय सुप्रीम कोर्ट के बीच में ना पावर को लेकर जो है टसल चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है कि संसद के पास ज़्यादा पावर है। तो इसी के तहत जो है इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए जो है पहली बार भारत के प्रस्तावना में जो है संशोधन किया था, और उसमें जो है 3 शब्द जोड़े थे। वो 3 शब्द भी याद रखिएगा कौन कौन से थे। एक तो समाजवादी था, सोशलिस्ट था, ठीक, इंग्लिश में सोशलिस्ट बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष
मतलब हमारा कोई संविधान, भारत का कोई खुद का धर्म नहीं होगा करके, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, अखंडता, ये 3 शब्द जो है क्या किए गए थे, जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन में। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में जो है हुआ था, ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप जब भी संविधान पढ़ते हैं तो आपको मूल अधिकार कितने हैं बताया जाता है, आप लोगों को बताया जाता है कि हमारे जो है 6 मूल अधिकार हैं, चाहे स्कूल में पढ़े हों, चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़े होंगे। लेकिन जो है जब संविधान लागू हुआ था और 1978 तक हमको जो है 7 जो है मौलिक अधिकार जो है मिले थे, ठीक है। इसमें था एक आपका आर्टिकल नंबर 31, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी जो है क्या था, आपका मूल अधिकार था। मतलब संपत्ति रखने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, कोई इसको छीन नहीं सकता है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार ने जो है इसको क्या किया था, हटा दिया संपत्ति के अधिकार को, और इसको जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। भाग 12 के तहत आर्टिकल नंबर 300A में इसको भेज दिया। तो ये 42वां, 44वां, 24वां, 73वां, 74वां, 52वां, ये कुछ संविधान संशोधन हैं जो कि भारतीय इतिहास का जो है या भारतीय राजनीति में बोल सकते हैं दिशा और दिशा दोनों जो है बदले थे। तो ये चीज़ों के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। कभी समय मिलेगा तो ये इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन के बारे में आपको कभी डिटेल में वीडियो बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है पॉलिटिकल चीज़ें चलती हैं और किस तरीके से उस समय के जो सिनारियो हैं, उस तरीके के जो सिनारियो हैं, उन्होंने किस तरीके से जो है सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया ये संविधान संशोधन करने के लिए, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल चीज़ें, अगर आपको इंटरेस्ट है तो कभी फिर उसमें बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निर्वाचन आयुक्तों को कैसे पदच्युत किया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त का मतलब जो भारत देश में जो है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, संसद का, विधानसभा का चुनाव करवाता है, वो संस्था को क्या कहा जाता है, आपका इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, ठीक। और उसमें जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उसको निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है, ठीक। तो निर्वाचन आयुक्त में जो है देखिए यहाँ पर जो है 3 लोग रहते हैं, ठीक। एक तो रहता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है, और उसके बाद 2 और मुख्य आयुक्त रहते हैं, ठीक। तो इनको जो है कैसे पदच्युत किया जा सकता है, तो यहां पर जो है राष्ट्रपति जो है या क्या कर सकती हैं, इनको जो है पदच्युत जो है कर सकती हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के द्वारा राष्ट्रपति हटा सकती है। मतलब मैंने क्या बोला कि ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इसमें 3 लोगों बैठते हैं, ठीक है। एक है हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 होते हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक। तो ये देखो, ये दोनों को जब भी हटाना होगा, ये तीनों के पास समान पावर रहता है, बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि जब इन दोनों में से किसी एक को हटाना होगा तो ये जब तक अपना अनुमति नहीं देगा तब तक राष्ट्रपति जो है इनको नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का जो है आपका संसद के दोनों सदनों में जो है विशेष बहुमत से जो है उसको पारित करके जो है क्या किया जाता है, जैसे हटाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है ना, तो जो प्रक्रिया होती है वैसी ही प्रक्रिया इसको भी हटाने की जो है होती है। तो दोनों में डिफरेंस बस यही है, तीनों के पास पावर बराबर है, सैलरी भी बराबर है, हर चीज़ बराबर है। लेकिन इन दोनों को अगर हटाना है तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है अनुमति जो है लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उसको क्या कर सकती हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन परिस्थितियों में वित्त मंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देगा। जो वित्त मंत्री है वो क्या क्या ऐसा कंडीशन आता है जिसके कारण से उसको त्यागपत्र जो है देना पड़ता है, ठीक है। पहला देखिए, यदि लोकसभा बजट पारित नहीं करती है, बिल्कुल सही यही है। अब देखो, वित्त मंत्री जो है क्या करता है, जब लोकसभा में अपना बजट प्रस्तुत करता है, अगर वो बजट पास नहीं हो पाता है जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, मतलब सरकार जो है अल्पमत में है, क्योंकि भाई अगर सरकार के पास पूर्ण बहुमत होता तो जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है वो तो पास हो जाता। लेकिन अगर किसी भी कारण से वो बजट अगर पास नहीं हुआ, मतलब ये सिद्ध करता है कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, और इसी वजह से फिर वित्त मंत्री को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा जो है देना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिर्फ वित्त मंत्री नहीं, पूरे के पूरे मंत्री परिषद को देना पड़ता है, क्योंकि ये इज्जत का सवाल है, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुमत सिद्ध करने का सवाल होता है। ठीक उसी तरीके से हर साल या हर 5 साल के चुनाव के बाद जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या करते हैं, संसद में आकर जो है अपना जो है भाषण देते हैं। तो वो जो साल का जो पहला भाषण जो होता है, जिसको धन्यवाद प्रस्ताव, उनके मतलब उनके स्पीच के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वो भी पास नहीं हो पाता है तो भी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोकसभा में बजट पास नहीं होता है तभी आपको करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नांकित पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, बिल्कुल सही भाई, पहले भी 22 भाग थे, आज भी 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं, ये गलत है, 22 अध्याय नहीं है, बल्कि ये 25 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है। तो वर्तमान में जो है अगर गिनेंगे तो 25 है, 22 नहीं है, याद रखिएगा 25 अध्याय है,
ठीक, भाग 22 है और जो है आपका अध्याय जो है 25 है। तो पहला आपका सही है, दूसरा आपका क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से किस प्रकार से पारित होना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव मतलब याद रखिए, महाभियोग प्रस्ताव कब लाया जाता है, जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होता है। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 61 में जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति को किस तरीके से महाभियोग लगाकर जो है हटाया जाएगा करके। तो जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो किस बहुमत से पारित होना चाहिए, सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से जो है क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। मतलब संसद का जो भी सदस्य संख्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे संसद में जो है 550 लोग बैठे हैं सांसद, तो इसका आप 2/3 निकाल लो, तो 2/3 जितना भी आएगा उतना वोट जो है पड़ना चाहिए, तब जाके जो है वहाँ से क्या होगा आपका, मतलब उपस्थित होने वाले का 2/3 बहुमत होता है। और मतलब थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, चलिए इसको। 2/3 बहुमत का मतलब क्या होता है, जैसे जिस दिन जो है यह महाभियोग प्रस्ताव जो है लाया गया संसद में, उस दिन जितने भी लोग उपस्थित थे, ठीक, जितने भी लोग उपस्थित और वोट करने वाले थे उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए, और कुल सदस्य संख्या जो संसद की है उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सदन की जो कुल संख्या है वो है 500, ठीक है, तो 500 का 1/3 कितना हो, 500 का 50% कितना हो जाएगा, 250, और ये तो सदन का कुल सदस्य संख्या हो गया। और जिस दिन वोटिंग होने वाली थी उस दिन मान लो इसमें से जो है 420 लोग उपस्थित थे, तो क्या करना पड़ेगा, कुल सदस्य संख्या जो है उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए, और जितने भी लोग जिस दिन ये प्रस्ताव लाया गया था उस दिन उपस्थित थे उसका 2/3 जो है होना चाहिए। तो इसका 2/3 जब आप निकालोगे तो ये आपका 280 आएगा। तो कम से कम इतना मत पड़ना चाहिए, तब आपका विधेयक जो है क्या होगा, पारित होगा। तो विशेष बहुमत का मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 और पूरे सदन का 50% से ऊपर होना चाहिए, तब ये प्रस्ताव क्या होगा, आपका पारित होता है। ठीक है, तो अभी तक याद रखिएगा हमारे भारत में जो है अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो है लगाया नहीं गया है। ठीक है, और महाभियोग लगाने के लिए जो है यहाँ पर संविधान का उल्लंघन होना जरूरी है। अब ये संविधान का उल्लंघन क्या है, इसको हमारे संविधान में जो है इसकी व्याख्या जो है नहीं की गई है। बस ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति को जो है क्या किया जाएगा, संविधान के उल्लंघन के आधार पर जो है उस पर जो है महाभियोग जो है प्रक्रिया जो है उस पर लगाई जा सकती है करके आर्टिकल नंबर 61 में ये बात जो है कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक अभ्यर्थी में क्या योग्यता होनी चाहिए। मतलब अगर कोई विधायक बनना चाहता है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 25 वर्ष की आयु से कम का नहीं होना चाहिए, वह विकृत चित्त का नहीं होना चाहिए, और वह अनुमोचित दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब समझते हैं कि नहीं, किसी का पैसा वैसा खा के ना बैठा हो, उसको दिवालिया कहा जाता है एक तरीके से, या उसकी कोई कंपनी है या कुछ भी है वो दिवालिया घोषित जो है नहीं होना चाहिए। तो चारों के चारों कंडीशन जो है ये आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेषण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए रिट के बारे में जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो है क्या है, आपके पास जो है कुछ विशेष अधिकार हैं। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, और वो संरक्षण कैसे होता है, रिट के माध्यम से। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे आपका हाई कोर्ट हो, ये 5 तरीके के जो है रिट क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से जो आपको पूछा है कि उत्प्रेषण रिट क्या होता है, तो उत्प्रेषण रिट का मतलब होता है हमें सूचित करिए। और जब ये रिट जारी हो जाता है तो जो जिसके ऊपर भी जारी किया जाता है उसकी मजबूरी होती है जो जानकारी चाहिए उसके बारे में पूर्ण सूचना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जो है देना है। ठीक है, हाई कोर्ट जो होता है उसके पास जो है आर्टिकल 226 के तहत ये मतलब अधिकार है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास आर्टिकल 32 के तहत जो है ये आपका रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, और जो है जब कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का हनन होता है करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है या उसका जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा, रिट जारी करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जो है कहा जाता है कि ये आपका क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है पूरे संविधान में अनुच्छेद 25 को जो है क्या कहा गया है, संविधान का आत्मा और हृदय कहा है इन्होंने। ठीक है, हाई कोर्ट के पास ऑप्शन रहता है, वो जरूरी नहीं है कि वो रिट जारी करे, वो उसकी इच्छा है, जारी भी कर सकता है नहीं भी जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए और आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, आपके मौलिक अधिकार को किसी ने छीना है, तो वहां पर वो रिट जारी जरूर करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, संविधान का संरक्षक जो है कहा जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया। अब बाकी 4 क्या है, देखिए बाकी रिट जो है वो आपके क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका हेबियस कॉर्पस। मतलब इसमें क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश करता है कि हमें उस व्यक्ति का जो है क्या चाहिए, शरीर चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं पैसा नहीं चुका या किसी भी कारण से किसी भी आदमी को किडनैप कर लेते हैं और उसके परिवार वाले अगर जाते हैं, चाहे पुलिस वाले गिरफ्तार कर ले उनको या किसी भी तरीके से, और उनके बारे में अगर उनको पता नहीं चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो आवेदन देते हैं कि हमारे घर का सदस्य इस तरीके से हमको नहीं मिल रहा है, इसको उठा के ले गए हैं करके। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, और उसमें कहा जाता है कि आप उस आदमी के शरीर को हमारे सामने प्रस्तुत करिए करके। ठीक, उसके बाद दूसरा जो आपका रिट है उसको बोलते हैं हम लोग परमादेश। परमादेश मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करता है, किसी को आदेश देता है कि हम ये बोल रहे हैं आप ये काम करिए। ये आदेश जो है सरकार को भी दे सकते हैं ये। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब अपने निचली अदालतों को या किसी भी संस्था को जो है कुछ काम करने से रोकना क्या कहलाता है, आपका प्रतिषेध कहलाता है। फिर उसके बाद एक लास्ट है जिसको कहा जाता है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब जब कोई संस्था या जब कोई लोअर कोर्ट अपने मतलब शक्ति से जाकर बाहर का कोई काम करती है तो फिर वो पूछती है कि आपने किस अधिकार से ये काम किया करके। ठीक है, तो ये 5 जो है आपके रीट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, राज्य विधानसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के लिए सदन का कितना बहुमत चाहिए? तो याद रखिएगा, देखिए चाहे आपका लोकसभा हो, चाहे आपका राज्यसभा हो, चाहे आपका विधानसभा हो, चाहे आपका विधान परिषद हो, और चाहे इसके अध्यक्ष हों और चाहे इसके उपाध्यक्ष हों, अगर इनको हटाना है तो सदन का जो है कुल जो है तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से जो है हटाया जाएगा। अब ये तात्कालिक सदस्य क्या, देखिए हमारे मान लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का जो है विधानसभा की बात करते हैं तो इसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है, 90 है। अब मान लो किसी कारण से जो है क्या होता है, इसमें से 5 सीट जो है रिक्त हो जाती हैं, या तो चुनाव नहीं हो पाता या किसी विधायक की मृत्यु हो जाती है, कुछ भी कारण से, तो 5 रिक्त हैं तो कितने बचे, 85। इसी को कहा जाता है आपका तत्कालीन बहुमत। ठीक, तो 85 का फिर आपको 50% लेना पड़ेगा, 90 का 50% नहीं। तो ये जितने भी जो सदन है इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं इनको हटाने के लिए हमेशा तात्कालिक बहुमत की जो है ज़रूरत पड़ती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए गिलोटिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गिलोटिन का उपयोग जो है ये आपका किया जाता है कहाँ पर, लोकसभा में। ठीक है, तो गिलोटिन क्या होता है, देखिए जब कोई बजट पेश करता है कोई भी सरकार तो वहाँ पर जो है अनुदान की मांग की जाती है। तो अनुदान के मांग की उसमें जो है बहुत सारी चर्चा होती है। ठीक है, अब इसको डिटेल में जो है बताऊँगा तो थोड़ा समय लगेगा। बस ये याद रखिएगा कि जब किसी भी अनुदान की मांग की जाती है लोकसभा में और उस पर बिना चर्चा किए जब उस पर वोटिंग के लिए उसको रख दिया जाता है ना, तो एक साथ मतदान के लिए चर्चा किए बिना रख दिया जाता है, उसको गिलोटिन कहा जाता है। ठीक है, यह लोकसभा में जो है लाया जाता है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए संविधान के अनुच्छेदों को प्रवृत्त करने के तिथि के संदर्भ में क्या सुमेलित हैं? मतलब ये कहा जा रहा है कि जब हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था, देखिए 2 डेट आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है 26, हाँ चलो पहला डेट बता देता हूँ आपको, 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा संविधान जो है ऑफिशियली लागू हुआ था, हम लोग ऐसा जो है मानते हैं या पढ़ते आए हैं। ठीक, एक और डेट इंपॉर्टेंट है जो है आपका 26 नवंबर 1949। ये जो है इस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। और जब आप संविधान का प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आखिरी लाइन में लिखा रहेगा कि एतत् द्वारा तिथि आज 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। तो प्रस्तावना में आपको 26 जनवरी देखने को नहीं मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा आपको, 26 नवंबर मिलेगा। तो 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन संविधान के जो 15 अनुच्छेद हैं वो पूरी तरीके से लागू हो गए थे और बाकी जो बचे 380 अनुच्छेद, मतलब कुल मिलाकर हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो 15 अनुच्छेद जो है इसी दिन से लागू हो गया था और बाकी 380 जो है 26 जनवरी को जो है लागू हुआ था। तो ये बोला जा रहा है कि इसमें से कौन कौन से अनुच्छेद जो है आपका 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। तो देखिए अनुच्छेद जो 60 है जिसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में कहा गया है, ये लागू हो गया था। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग के बारे में है, ये लागू हो गया था। अनुच्छेद 366 जिसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं वो लागू हो गया था। ठीक, इसके अलावा जो आपका
ये आर्टिकल 368 जो है ना, ये आपका संविधान संशोधन के तहत है। संविधान संशोधन के बारे में इसमें बात की गई है। ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये तीन चीज़ें जो है आपका लागू हो गई थी 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर 15 अनुच्छेद जो है पहले ही लागू हो गए थे, बाकी 380 जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, किस विषय में राज्यसभा की भूमिका नहीं होती है? मतलब राज्यसभा की जो भूमिका है वो कुछ मामलों में जो है बराबर है लोकसभा के, और कुछ मामलों में है ही नहीं। तो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहां पर उसकी कोई भूमिका जो है नहीं होती है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को पदच्युत करने में, लोकसभा के अध्यक्ष को जब हटाना है तो वहां पर राज्यसभा की जरूरत थोड़ी पड़ेगी यार। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। इसके अलावा आपातकालीन उद्घोषणा को वापस लेने की, मान लीजिए कि आपातकाल लगाया गया, उस आपातकाल को वापस लेना है तो लोकसभा की अनुमति से ही जो है वापस लिया जा सकता है, राज्यसभा की कोई जरूरत जो है नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर 3 और 4 में जो है उसकी जो है कोई भी भूमिका नहीं होती है। लेकिन अगर आपातकाल को बढ़ाना है तो दोनों सदनों के लिए जो है अनुमति की जरूरत पड़ती है। और देखिए, राज्यसभा के उपसभापति को अगर आपको हटाना है तो आपको जो है लोकसभा की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब आप बोलेंगे सर, अभी आपने बोला हमको कि लोकसभा एक अलग सभा है, उसके अध्यक्ष को हटाने के लिए जो है राज्यसभा की जब जरूरत नहीं पड़ती है, तो राज्यसभा के हेड आर्मी को हटाने के लिए आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? तो इसके लिए जरूरत है, देखिए यहाँ पर राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं ना, इसको हटाने के लिए, इसको जब हटाना है भाई, तो ये उपसभापति तो राज्यसभा का ही है ना, तो राज्यसभा के ही लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहीं पर मान लो सभापति होता, तो सभापति जो होता है उसको हटाने के लिए जो है लोकसभा की भी जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जरूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 और 4 जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, न्यू इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखा था? आपका एनी बेसेंट ने जो है लिखा था। और यंग इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखा था? आपका जो है महात्मा गांधी ने जो है लिखा था। ठीक है, चलिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? अर्जेंटीना है। लेकिन अभी फीफा वर्ल्ड कप हाल ही में 2026 हुआ है, जिसका जो विजेता है वो कौन है? आपका स्पेन है। और इसने किसको हराया था? मेसी की टीम अर्जेंटीना को जो है हराया था। तो वर्तमान में स्पेन है, याद रखिएगा, और 2022 का जो है आपका जो है अर्जेंटीना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले जो है किसको दिया गया था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सबसे पहले जो है देविका रानी को जो है दिया गया था। ठीक है, 1969 में इस पुरस्कार की जो है शुरुआत हुई थी, और पहली जो अभिनेत्री हैं वो आपकी देविका रानी चौधरी हैं। देविका रानी चौधरी को जो है पहला पुरस्कार जो है मिला था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1914 के शिमला कन्वेंशन के अनुसार भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती? देखिए, ये क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि भारत और चीन को जो है मैकमोहन रेखा अलग करती है। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन ये पूरे भारत को पूरे चीन से अलग नहीं करती है। ये जो मैकमोहन रेखा, ये हमारे भारत का जो है अरुणाचल प्रदेश में खींचा गया है, और जो अरुणाचल प्रदेश और चीन को अलग करती है भाई, बाकी जगह जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चलता है। ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैकमोहन हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा जो है याद रखिए, ये भारत और पाकिस्तान को जो अलग करती है। डुरंड रेखा जो है ये आपका, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान जब भारत के हिस्सा थे, मतलब जब 1947 के पहले की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पाकिस्तान हमारे भारत का ही हिस्सा था। तो उस समय अफगानिस्तान और उस समय का जो भारत है उसके बीच में जो रेखा खींची गई थी उसको डुरंड रेखा जो है कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दादरा और चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये दादरा और चरकुला जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के राज्य से जो है क्या है? आपका संबंधित है। ठीक है, ये कला से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये उत्तर प्रदेश आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ये उस समय का जो है छोड़िए, अजय बंगा इसका सही आंसर है। उस समय का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये 2021-22 का, उसको छोड़ दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बायोस के बारे में सत्य है, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट जो है इसका मतलब होता है, ठीक है, सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जो है क्या सही है बोल रहा है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड का पार्ट है, बिल्कुल नहीं है। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने में मदद करता है, बिल्कुल नहीं। अंक गणितीय व्यंजन से जो है संबंधित है ये। अच्छा, कौन सा कथन क्या है? सत्य नहीं है बोला है। ठीक है, तो पहला तो सत्य है भाई, मदरबोर्ड का पार्ट ही है, ये हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है। लेकिन अंक गणितीय व्यंजन जो है ये आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट संबंधित है, आपका बायोस जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन बीच में आ गया था, देखते हैं आगे।
निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है मेला खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है? तो मेला खीर भवानी उत्सव जो है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में जो है क्या किया जाता है, मनाया जाता है। जो वहाँ के जो कश्मीरी पंडित है उनका जो ये एक तरीके से वार्षिक उत्सव है, जहाँ पर जो है ये क्या करते हैं, अपनी क्या बोलते हैं, एक प्रमुख देवी है जिनका नाम है आपका रागन्या देवी, जिसको खीर भवानी भी कहा जाता है, उसकी पूजा अर्चना जो है की जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस कंपनी ने एआई आधारित मॉडल संगीत एलएम बनाया जो कि 5 से मिनट तक लंबे संगीत के टुकड़े उत्पन्न कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो है गूगल ने एक ऐसा, मतलब जिस तरीके से जेमिनी है, जिस तरीके से क्रोम है, उसी तरीके से एक एआई मॉडल बनाया है जिसमें आप स्क्रिप्ट देकर क्या कर सकते हैं, उससे 1 मिनट का म्यूजिक जो है आप बनवा सकते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या है, म्यूजिक एलएम, और इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2023 में। ठीक है, एआई टूल है जो कि आपका अलग अलग म्यूजिक जो है बना के आपको देता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका मिट्टी में भी पाया जाता है, जानवरों में भी पाया जाता है, और पानी में भी जो है पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये हर जगह जो है आपको मिलेगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये एक तरीके से क्या है, आपका बैक्टीरिया है जो कि सड़ी गली जगहों पर जो है क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये आपने बार बार सुना होगा कि सत्यमेव जयते हमारे भारत के जो है लोगों में भी आपको देखने को जो है मिलता है। ठीक है, आदर्श वाक्य है, सत्य की ही विजय होती है। तो ये कहाँ से लिया गया है, आपका मुंडको उपनिषद से जो है लिया गया है। ठीक है, और मुंडको उपनिषद से जो है लिया गया, उसको देवनागरी लिपि में जो है लिखा गया है। ठीक, चलिए ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है हमारे भारत देश में जो है 4 वेद पाए जाते हैं, उसमें से सबसे जो पुराना है वो आपका ऋग्वेद है। जो आपका सामवेद है, इसमें हमें संगीत के बारे में जो है, गायन के बारे में जानकारी जो है मिलती है। यजुर्वेद जो है, ये यजुर्वेद आपका यज्ञ अनुष्ठान कर्म कांड के बारे में जानकारी मिलती है। और इन तीनों को मिलाकर वेदत्रयी कहा जाता है। जो अथर्व वेद है ये आपका तंत्र मंत्र और आयुर्वेद से संबंधित है, इसको अनार्य वेद भी जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अच्छा खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसका पीडीएफ जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग इंडिया के कंटिन्यू सीरीज करेंगे ही। इसके अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट के और वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए अवेलेबल जो है हम लोग कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव होगा, कोई भी जानकारी अगर आपको देनी होगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, बिल्कुल स्वागत है। थैंक यू।